वेलकम बैक। नेक्स्ट में हम केम सीरीज 2021 के अंदर केमिस्ट्री की तीसरी क्लास हम थ्योरी क्लास के रूप में प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा नए सिलेबस के हिसाब से इसमें जो टॉपिक जुड़ा है उस टॉपिक की भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं केम सीरीज 2021 के अंदर थ्योरी केम सीरीज की थर्ड क्लास, और तीसरी क्लास के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे एक तो मिश्रण के अलावा इसके अंदर स्टडी करेंगे प्रावस्था क्या है, कॉलॉइड क्या है, मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण और पदार्थों का शुद्धिकरण। इन सभी को मिलाकर के हम यहां पर इस टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मिश्रण। मिश्रण हमने वर्गीकरण के अंदर जो भी शुद्ध पदार्थ हैं उन शुद्ध पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। इसका मतलब यौगिक यदि कहीं पर भी आपको पूछा जाता है तो ये वास्तव में क्या है, शुद्ध पदार्थ को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह प्योर मैटर है। और प्योर मैटर का मतलब इसमें जो आणविक संरचना होगी या इनका जो अणु का सूत्र है उस सूत्र में पूरे यौगिक के अंदर कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको हम शुद्ध अवस्था मानते हैं। तो ये पदार्थ की शुद्ध अवस्था है जिसे हम मिश्रण कहते हैं, और दूसरा इसका पार्ट है शुद्ध अवस्था के अंदर या शुद्ध पदार्थ के अंदर, वो है कौन सा, तत्व। और यहां पर हम मिश्रण को परिभाषित कैसे करें, तो दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों का संयोजन या कॉम्बिनेशन, जिसमें तत्व या यौगिक अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उसी को मिश्रण कहते हैं। यह ध्यान रखना है कि ऐसा मिश्रण जिसके अंदर हम दो तत्व या दो से अधिक तत्व या दो यौगिक या उससे अधिक यौगिक अगर एक साथ मिला करके घोल दें या उनका मिश्रण बना दें, तो उस मिश्रण के अंदर दोनों पदार्थों की जो कि अवयवी पदार्थ हैं, चाहे वो तत्व हैं या यौगिक हैं, उनकी पहचान बरकरार रहती है। जैसे कि शरबत बनाते समय हम जल के अंदर नींबू भी मिलाते हैं, शक्कर भी मिलाते हैं, मसाला भी मिलाते हैं, या और भी कोई चीज उसके अंदर मिलाई गई है, तो उसको मिश्रित करने के बाद में यदि आप टेस्ट लेते हैं तो उसमें जितने पदार्थ मिलाए गए सभी की उसके अंदर पहचान बरकरार रहती है। हम बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं। तो सिंपल परिभाषा हो जाएगी कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का संयोजन जिसमें तत्व या यौगिक अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उसी को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण यहां पर दो भागों में विभाजित किए थे, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन या संगठन के आधार पर हम मिश्रणों को दो भागों में विभाजित करते हैं। या तो मिश्रण होता है समांगी, जिसको कहते हैं होमोजीनियस, या फिर इसकी जगह दूसरा प्रकार है विषमांगी मिश्रण, जिसको कहा जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो अर्थात संगठन या कंपोजिशन के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला पार्ट है समांगी मिश्रण। वास्तव में समांगी मिश्रण को हम विलयन के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक एक दूसरे के साथ मिलकर के एकल प्रावस्था का निर्माण करते हैं, उसी को कहेंगे समांगी मिश्रण, या उसके लिए दूसरा शब्द काम में लिया जाता है विलयन या सॉल्यूशन। इसी समांगी मिश्रण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें तत्वों और यौगिकों का संगठन पूरे मिश्रण के अंदर इक्वल या समान रहता है, उसी को समांगी मिश्रण, या इसी के लिए दूसरा शब्द विलयन या फिर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यह एकल प्रावस्था या एक फेज को प्रदर्शित करता है। मिश्रण जहां भी हम प्रयुक्त करेंगे उसकी प्रावस्था हमेशा कितनी होगी, एक होगी। सेकंड के अंदर हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण का मतलब हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जिसमें मिलाए गए दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, ये दो या उससे अधिक प्रावस्थाओं का निर्माण करते हैं। पहले में समांगी मिश्रण में एक प्रावस्था थी, अब यहां पर प्रावस्थाएं कितनी होगी, दो प्रावस्थाएं होगी। और इसमें हम ऐसा मिश्रण जिसमें तत्वों और यौगिकों का संगठन समान नहीं होता है, अनइक्वल होता है, उसी को हम विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में दो या अधिक प्रावस्थाएं, और प्रावस्थाएं के लिए यहां पर शब्द प्रयुक्त किया जाता है फेज। प्रावस्थाएं होती है जो निश्चित सीमा रेखा द्वारा पृथक रहती है, और बहुप्रावस्था निकाय पॉलीफेज सिस्टम है, उसी को हम नाम देते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। तो दो या अधिक प्रावस्थाएं अगर मिश्रण की है तो उसको विषमांगी मिश्रण,
और अगर मिश्रण की प्रावस्था 1 है तो उसको समांगी मिश्रण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रावस्था क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना अच्छी तरह से। प्रावस्था किसे कहा गया है और प्रावस्था को कैसे प्रदर्शित, ये अवस्था से पूर्णतः भिन्न है, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे यदि मैं जल लेता हूं और शक्कर लेता हूं, दोनों की प्रावस्थाएं अलग अलग है, लेकिन यदि दोनों को मिला करके शक्कर को जल में घोल दिया जाए तो घोलने पर बाहर से देखने पर केवल जल अवस्था ही या द्रव अवस्था ही दिखाई देती है। इसका मतलब शक्कर घुल करके उस द्रव अवस्था में मिश्रित हो गई है और बाहर से देखने पर केवल एक ही अवस्था प्राप्त हो रही है या दिखाई दे रही है, उसी को हम प्रावस्था के नाम से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक रूप से सुस्पष्ट तथा यांत्रिक रूप से पृथक्करणीय। यांत्रिक रूप से हम इसको अलग कर सकते हैं और भौतिक रूप से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो भौतिक रूप से सुस्पष्ट और यांत्रिक रूप से पृथक्करणीय भागों को हमेशा क्या कहा जाता है, फेज या प्रावस्था कहते हैं, जो एक दूसरे से निश्चित सीमा रेखा द्वारा पृथक रहती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तेल और जल का। यदि एक ही पात्र के अंदर जल और तेल ले लिया जाए तो तेल ऊपरी परत का निर्माण करता है, जल नीचे परत का निर्माण करता है और इस जल और तेल के मध्य एक निश्चित सीमा रेखा प्राप्त होती है या बाउंड्री लाइन होती है। इस बाउंड्री लाइन के ऊपर एक प्रावस्था, इस बाउंड्री लाइन के नीचे दूसरी प्रावस्था। इसका मतलब निश्चित सीमा रेखा से पृथक दो भिन्न भिन्न भागों को ही हम क्या कहते हैं, प्रावस्था कहते हैं, जो कि भौतिक रूप से स्पष्ट दिखाई देती है और इन दोनों को हम चाहें तो यांत्रिक रूप से अलग अलग भी कर सकते हैं, उसी को प्रावस्था कहा गया है। तो जल और तेल का मिश्रण लिया जाए तो कितनी प्रावस्थाएं बनती है, 2। और यदि शक्कर और जल में शक्कर घोल करके अगर मिश्रण बनाया जाए तो उसमें प्रावस्था कितनी होगी, केवल 1। तो तेल व जल का अलग अलग दिखना अर्थात इसमें 2 प्रावस्थाएं हैं। बंद पात्र में भरा हुआ द्रव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। अगर आपको कहा जाए क्लोज कंटेनर है, उसमें लिक्विड फिल्ड है, चाहे मैं जल को गिलास में भरकर ऊपर ढक्कन लगा देता हूं, फिर पूछा जाए गिलास में कितनी प्रावस्थाएं हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कितनी, 2। क्यों ऐसा है, क्योंकि कोई भी द्रव अगर लिया गया है बंद पात्र में है तो हमेशा ही उसकी वाष्प प्रावस्था उसमें शामिल होगी, क्योंकि सतह के अणु आपस में टकराने के कारण या बाह्य अणुओं के साथ में इनकी टक्कर के कारण इनके पास में इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है कि वह अपनी सतह के आकर्षण को तोड़कर हवा में आ जाते हैं या गैस प्रावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इसमें कितनी प्रावस्था होगी, गैस प्लस द्रव, 2 प्रावस्थाएं होगी। तो ध्यान रखना, बंद पात्र है तो प्रावस्थाएं होगी 2। एक प्रावस्था होगी जिसे कहा जाता है वाष्प और दूसरी प्रावस्था जिसे कहा जाता है द्रव। गैसों का मिश्रण, यदि 2 या अधिक गैसें हैं तो हमेशा समांगी प्रावस्था या हम कह सकते हैं विलयन बनाती है, इसलिए इसकी प्रावस्था हमेशा कितनी होगी, 1। तो गैसें एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रणीय विसरित हो सकती है, समांगी प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। गैसीय मिश्रण के सभी जगह पर इनका संगठन समान रहता है, इसलिए इसको हम एकल प्रावस्था कहते हैं, अर्थात इनके अंदर एक ही प्रावस्था होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर 2 पूर्ण मिश्रणीय द्रव लिए गए, ये विषमांगी समांगी की पहचान है। यदि एक प्रावस्था है तो समांगी मिश्रण, 2 प्रावस्थाएं हैं तो विषमांगी मिश्रण, उसकी पहचान के लिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें अगला दिया है कि 2 पूर्ण मिश्रणीय द्रव, यदि 2 द्रव ऐसे हैं जो एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय, जैसे जल में अल्कोहल मिलाकर छोड़ दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय है, तो ऐसी स्थिति में केवल बाहर से देखने पर एक ही प्रावस्था नजर आएगी, अर्थात यह विलयन है, समांगी प्रावस्था को दर्शाता है। तो अल्कोहल और जल का मिश्रण समांगी है, एक प्रावस्था होगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय है, एकल प्रावस्था बनाते हैं। बेंजीन और टोल्यूइन दोनों एक दूसरे में पूर्ण मिश्रणीय है, एकल प्रावस्था बनाते हैं। इसी तरीके से 2 अमिश्रणीय द्रव दिए जाए तो हमेशा विषमांगी मिश्रण बनता है, जैसे जल और तेल का भी एग्जांपल लिया था। तो जल तेल हो, जल के साथ बेंजीन हो या जल के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, इसमें जल ध्रुवीय प्रकृति का है और बाकी इसके अंदर दिए हुए हैं अध्रुवीय प्रकृति के पदार्थ हैं जो इसके साथ में मिश्रित नहीं होते, या जल के साथ जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है वो जल में पूर्णतः अविलेय या अमिश्रणीय रहता है। तो इसमें जल तेल 2 प्रावस्थाएं, जल बेंजीन 2 प्रावस्थाएं, जल कार्बन टेट्राक्लोराइड 2 प्रावस्थाएं। ऐसे यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए अतिरिक्त सूचना दे रखी है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन भी कहा जाता है, इसका वाणिज्यिक नाम पायरीन है और यह आग बुझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो जल के साथ
दो भिन्न प्रावस्थाओं का निर्माण करता है। तीसरे में दो द्रव ले रहे हैं जो कि आंशिक मिश्रणीय है, अर्थात एक द्रव दूसरे द्रव के साथ मिलाकर हिलाया जाए तो पहला द्रव दूसरे में और दूसरा द्रव पहले के अंदर घुल करके संतृप्त मिश्रण बनाते हैं, लेकिन एक निश्चित ताप के निम्न ताप पर इसमें दो प्रावस्थाएं नजर आती है और यदि गर्म किया जाए तो ये एक दूसरे में मिश्रणीय होते हुए एक निश्चित ताप पर एकल प्रावस्था में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो उसके अंदर समविलेय ताप आपको ध्यान रखना है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या CST का ध्यान रखना है। तो यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है समविलेय ताप या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर से निम्न ताप पर दो प्रावस्थाएं होगी। दो प्रावस्थाएं समविलेय ताप से उच्च अगर कर दिया जाए तो उसमें केवल कितनी प्रावस्था होगी? एक। तो समविलेय ताप के बाद एक प्रावस्था हो जाएगी, दोनों द्रव पूर्ण मिश्रणीय हो जाएंगे। लेकिन समविलेय ताप से निम्न ताप की बात की जाए तो हमेशा ही इसमें दो प्रावस्थाएं होती है। तो ये ध्यान रखना, अगर आंशिक मिश्रणीय द्रव है तो उसमें समविलेय ताप के आधार पर प्रावस्थाएं निर्धारित होती है कि ये समांगी होगा या विषमांगी होगा। जैसे यहां पर लिया गया है फिनॉल और जल की बात की जाए तो फिनॉल और जल के अंदर यदि मैं 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका CST ताप है तो 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड से निम्न ताप पर इसमें कितनी प्रावस्थाएं होगी? दो प्रावस्थाएं होगी। लेकिन इससे उच्च ताप की यदि बात की जाए तो इसमें एकल प्रावस्था होगी। इसका मतलब ये समांगी हो जाएगा इस ताप से ऊपर, और इस ताप से नीचे ये क्या होगा? विषमांगी मिश्रण प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही TEA और वाटर ये भी सामान्य ताप पर, निकोटीन और वाटर ये भी सामान्य ताप पर, ईथर और जल ये भी सामान्य ताप पर दो प्रावस्थाएं। CST के बाद इसमें एक प्रावस्था अर्थात समांगी प्रावस्था या समांगी मिश्रण बनता है। नेक्स्ट है ठोसों के मिश्रण विषमांगी प्रकृति को। ये ध्यान रखना, समांगी और विषमांगी की पहचान करने के लिए ये एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। अगला है ठोसों के मिश्रण विषमांगी प्रकृति के होते हैं। अगर ठोस का मिश्रण है, कोई भी ठोस दो या उससे अधिक ठोस है तो ठोसों के मिश्रण हमेशा विषमांगी प्रकृति के होंगे। यदि दो ठोस का मिश्रण है तो दो प्रावस्थाएं, तीन ठोस मिलाए गए हैं तो तीन प्रावस्थाएं होती है, और ये हमेशा ही विषमांगी प्रकृति के होंगे, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल, गंधक में लोहे का बुरादा मिलाया जाए, दो प्रावस्थाएं, क्योंकि लोहे का बुरादा ठोस और गंधक भी ठोस है। ऐसे रेत में चारकोल मिलाया जाए, दोनों ठोस हैं, दो प्रावस्थाएं बनेगी। जल में घुलनशील पदार्थों के विलयन बनते हैं, अतः ये समांगी एकल प्रावस्था बनाती है। तो जहां पर भी विलयन बनेगा, विलयन के अंदर हमेशा एक प्रावस्था होगी, और यदि विलयन नहीं बनता है तो उसमें दो या अधिक प्रावस्थाएं हो सकती है। जैसे नमक का जलीय विलयन एक प्रावस्था, शक्कर का जलीय विलयन एक प्रावस्था, ऐसे सोडा वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन है एक प्रावस्था। और इसमें सोडा वाटर के अलावा जो मृदु पेय पदार्थ है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ड्यू है, कोक है, कोका कोला वगैरह जो भी आ रहे हैं, ये जल, शक्कर, कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से निर्मित एकल प्रावस्था के विलयन है, और ये सभी एक प्रावस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये समांगी प्रकृति को दर्शाते हैं, अर्थात विलयन है। तो ये भी विलयन है, ये भी विलयन है, ये भी विलयन है, ये भी विलयन है, और विलयन जहां होगा समांगी मिश्रण और एकल प्रावस्था युक्त होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि यदि गहने बनाए हुए हैं या गहना है, अंगूठी है या और कोई चीज है, तो उस गहने के सोने के बारे में यदि पूछा जाए कि ये इसमें दो ठोस हैं, कौन कौन से हैं? गोल्ड है, गोल्ड के साथ में कॉपर और एल्यूमिनियम या सिल्वर मिलाया होता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ठोसों का मिश्रण है, लेकिन यहां पर इनकी प्रावस्था क्या होती है? एक, क्योंकि यह क्या है? मिश्र धातु है। और मिश्र धातु कैसे बनाई जाती है? दोनों धातुओं को पिघला करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं, द्रव अवस्था में इनको मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद में फिर उनके गहने वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर प्रावस्था कितनी होगी? एक, और ये समांगी विलयन को प्रदर्शित करते हैं। तो सभी मिश्र धातुएं, जितने भी प्रकार की मिश्र धातु पूछे जाए, चाहे तांबा पूछे, ये आपके कांसा पूछा जाए, पीतल पूछा जाए, मैंगलेव पूछा जाए, या अन्य प्रकार का कोई भी स्टील भी पूछा जाए, तो वो हमेशा किसको प्रदर्शित करेगा? वो विलयन है, और विलयन है तो प्रावस्था कितनी होगी? एक होगी। इसी तरीके से कलर्ड कांच है, ये एक अलग से अच्छा एग्जाम्पल है। सामान्य कांच कहे तो उसमें समांगी प्रावस्था एक होगी, लेकिन यदि कलर्ड कांच है तो
तो उसमें विषमांगी प्रकृति का होगा और इसमें 2 या अधिक प्रावस्थाएं होंगी, क्योंकि कलर्ड कांच कॉलॉइड प्रकृति का होता है और कॉलॉइड जितने भी हैं वो विषमांगी प्रकृति के होते हैं, इसमें 2 या अधिक प्रावस्थाएं होती है। तो कॉलॉइड की प्रकृति क्या है? कॉलॉइड शब्द जो काम में लिया गया, या तो हम इसको कॉलॉइडी अवस्था कहते हैं, कॉलॉइडी विलयन नहीं कहा जाता, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये समांगी प्रावस्था नहीं है। तो या तो हम सिर्फ कॉलॉइड शब्द का उपयोग करेंगे या फिर इसको कहेंगे केवल कॉलॉइडी अवस्था कहा जाता है। और कॉलॉइडी अवस्था विषमांगी होती है और इसमें प्रावस्था या फेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। और कॉलॉइड के अंदर कणों का आकार 10 की घात -9 से 10 की घात -6, 10 to the power -9 to 10 to the power -6 मीटर के मध्य होता है, या फिर 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के मध्य के कणों युक्त यदि कोई मिश्रण दिया गया है तो उसे हम कॉलॉइड कहते हैं। और कॉलॉइड विषमांगी प्रकृति का होता है, जिसमें 2 या अधिक प्रावस्थाएं होती है। जैसे एग्जाम्पल लें, अब ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको शब्दों पे ध्यान देना, आंसर उसी पर डिपेंड करता है। यदि कहा जाए रेत और जल का मिश्रण, तो हमेशा ही रेत और जल का मिश्रण है तो कैसा होगा? निलंबन होगा, और निलंबन है इसका मतलब कैसा होगा? विषमांगी होगा। लेकिन यदि आपको कहा जाए कॉलॉइडी आकार के रेत कण अगर हैं तो उसको कॉलॉइड कहेंगे और विषमांगी प्रकृति का होगा, तो ये भी विषमांगी है, ये भी विषमांगी, लेकिन इस पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ये स्वतः निलंबन में रेत के कण नीचे जम जाएंगे और शुद्ध जल ऊपर रह जाएगा। लेकिन अगर कॉलॉइडी प्रकृति के आकार के या इस रेंज के रेत के कण पानी में है जिस पर निश्चित आवेश उपस्थित है तो उसे हम कॉलॉइड कहेंगे। और कॉलॉइड गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से कभी भी पृथक नहीं होता है, अर्थात उस पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो धुंधला पानी जो आता है या जो तालाब के अंदर लास्ट में बचा हुआ जो पानी होता है उसको यदि आप मग या गिलास में भर के देखें तो उसमें जो धुंधलापन है वह धुंधलापन रेत के कॉलॉइडी कणों के कारण उपस्थित है, जिसमें हम फिटकरी मिला करके कॉलॉइडी कणों को स्कंदित करके अलग करके जल को शुद्ध करते हैं। तो ये प्रक्रिया ध्यान रखना, रेंज ध्यान रखना, और दोनों ही विषमांगी प्रकृति है, इसलिए अलग से कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलॉइड के कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर कॉलॉइड पूछा जाए तो कई बार कॉलॉइड की प्रकृति और विषमांगी प्रक्रिया पूछी जाती है। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, कॉलॉइड जहां भी पूछा जाए ये विषमांगी मिश्रण को प्रदर्शित करता है, जिसमें 2 या अधिक प्रावस्थाएं होती है। और यहां पर मैं वर्गीकरण के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूं। कॉलॉइड में एक होगा प्रक्षेप प्रावस्था, दूसरा होगा परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम है वो अधिक्य में होगा, और सामान्य विलयनों में जिसको हम विलायक कहते हैं उसी को यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम कहा गया, और सामान्य विलयनों में जिसे विलय कहते हैं उसको यहाँ पर परिक्षेप प्रावस्था कहा गया। तो परिक्षेप प्रावस्था कम होगी और परिक्षेपण माध्यम अधिक होगा, और देखने पर परिक्षेपण माध्यम की जो अवस्था है वही दिखाई देती है, परिक्षेपण प्रावस्था है उसकी अवस्था अलग से दिखाई नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में परिक्षेप प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से बना हुआ मिश्रण जो उसको कॉलॉइड कहते हैं, रेजी विषमांगी प्रकृति का होता है। उसमें पहला एग्जांपल है झाग, जिसमें द्रव के अंदर गैस घुली हुई होती है, जैसे साबुन के झाग या शेविंग क्रीम के झाग हैं, उसमें द्रव ज्यादा है और गैस कम मात्रा में होती है। सेकंड आता है इमल्सन और पायस, इंपॉर्टेंट है। इमल्सन पायस के अंदर 2 द्रव प्रावस्थाएं हैं जो कि अमिश्रणीय है, लेकिन हम यहाँ पर कॉलॉइडी कणों में परिवर्तित करके दोनों को मिलाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको ये ध्यान रखना है, मिल्क या दूध, छाछ, दवाइयाँ या हेयर क्रीम आती है वो यहाँ पर इमल्सन या पायस के रूप में प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा आता है सॉल, इसके नाम ध्यान रखना, इमल्सन किसके लिए? द्रव द्रव कॉलॉइड के लिए, गैस द्रव कॉलॉइड के लिए झाग शब्द काम में लेंगे, और सॉल के अंदर ठोस होगा और द्रव के अंदर घोल करके बनेगा तो उसको सॉल कहा जाता है। इसमें गोंद का जलीय विलयन, स्टार्च का जलीय विलयन, जिलेटिन का जलीय विलयन और कोशिका तरल, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है वो अगर है पेस्ट वो, या धातु के जो सॉल बने हुए हैं जैसे आई ड्रॉप आता है, आरजी रोल के नाम से एक आई ड्रॉप आती है, तो आई ड्रॉप वास्तव में सिल्वर सॉल है, और सिल्वर सॉल का उपयोग आंखों के अंदर उपस्थित कचरे को हटाने के लिए, अधिशोषित करके हटाने के लिए काम में लेते हैं। तो धातु के जो सॉल है वो भी इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा ठोस झाग, पहले आया था
सामान्य जाग में तो द्रव में गैस होगा, लेकिन ठोस जाग है तो ठोस में गैस होगी, जैसे कि केक है, ब्रेड है या प्यूमिस स्टोन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया कई बार कि प्यूमिस स्टोन यहाँ पर कौन सी दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना कॉलॉइड है या क्या है, तो उसमें ठोस जाग कह सकते हैं, सॉल इमल्सन जाग दे सकते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, ठोस जाग प्यूमिक स्टोन की कॉलॉइडीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जेल किसके लिए आता है, ठोस आधिक्य में हो, द्रव कम हो उसमें, तो उसको कहते हैं जेल। और इस जेल के अंदर यहां पर आता है टूथपेस्ट, पनीर और जेली। पनीर आता है, जेली आती है, टूथपेस्ट आता है, लेकिन ये स्पेशल रूप से लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, हेयर क्रीम यहां पर सॉल जेल के रूप में प्रदर्शित नहीं होगी। हेयर जेल है तो अलग है, बाकी अगर हेयर क्रीम कहा गया है तो हेयर क्रीम ऊपर दी गई संरचना में आएगी, जेल के अंदर प्रदर्शित नहीं होगी। ये इमल्सन के अंदर आता है, जो कि हमने पहले लिया था, यहां पर लिया था हेयर क्रीम इमल्सन है, जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं जेल नहीं है। तो टूथपेस्ट इसमें आएगा, लेकिन पनीर जेली भी इसके साथ है। इसके अलावा ठोस सॉल की बात करें, सॉल पहले आया था, सॉल के अंदर हम ठोस को जल में घोल रहे थे, लेकिन अगर दो ठोस आपस में मिश्रणीय हैं, अर्थात हम कह सकते हैं मिश्र धातु, यहां एग्जाम्पल में मत लेना, ये ध्यान रखना, मिश्र धातु नहीं आएगा क्योंकि वो विलयन है। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल स्पेशल ध्यान रखने हैं, कलर्ड जेम्स अर्थात रंगीन नगीने हैं, वो यहां पर आते हैं। इसके अलावा कलर्ड ग्लास या रंगीन कांच है, ठीक है, वो भी यहां पर विषमांगी प्रकृति में आता है, और यह ठोस सॉल को प्रदर्शित करते हैं। यहां पर किसको ठोस सॉल नहीं माना जाएगा, मिश्र धातु को ठोस सॉल नहीं मानते। नेक्स्ट आता है एरोसॉल, कौन सा, द्रव एरोसॉल, और दूसरा है ठोस एरोसॉल। एरोसॉल का मतलब आपको ध्यान रखना है, एरोसॉल का मतलब वायु आधिक्य में होगी, और अगर मैं द्रव एरोसॉल कहता हूं तो वायु के अंदर द्रव कुछ मात्रा में द्रव के कण होंगे जो कॉलॉइडी आकार के हैं, या फिर एरोसोल ठोस की बात करें तो गैस के अंदर ठोस यहां पर कॉलॉइडी कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। तो दोनों एरोसोल का मतलब इनमें प्रक्षेपण माध्यम कैसा होगा, गैस, तो दोनों में प्रक्षेपण माध्यम गैस है, लेकिन गैस में यदि द्रव है, जैसे कोहरा है, धुंध है, बादल है, कीड़े मारने का स्प्रे है या बॉडी स्प्रे, इसमें वायु ज्यादा और द्रव के कण बहुत कम होते हैं, उसको द्रव एरोसोल कहा जाता है। इसी तरीके से गैस में यदि ठोस कम मात्रा में है, जैसे धुआं है, आंधी है, इसमें कार्बन के कण हैं या अन्य कण उपस्थित हैं, तो उससे मिलकर के ठोस एरोसोल बनते हैं। और ठोस एरोसोल और द्रव एरोसोल प्रदूषण की प्रक्रिया के अंदर भी आएंगे, जिसमें कीड़े मारने के स्प्रे हैं या फिर इसमें धुंध, आंधी, ये धुआं और आंधी। तो यहाँ एक शब्द इसका जरूर ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, धुंध आएगा गैस एरोसोल के, ये द्रव एरोसोल में, जबकि आंधी और धुआं आता है ठोस एरोसोल में। तो ये दोनों एरोसोल की प्रकृति आपको ध्यान में रखनी है। तो कितने प्रकार के एरोसोल हुए, टोटल हो गए हैं 8, और 8 प्रकार के एरोसोल से निर्मित इन संरचनाओं के अंदर जो एरोसोल लास्ट में लिए थे, इन कॉलॉइडों को हम 8 प्रकार के कॉलॉइडों में विभाजित करते हैं, और उनकी पहचान भी हमें आनी चाहिए। और उसके बाद में ये टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तो यहां तक हमने मिश्रण के अंदर समांगी, विषमांगी मिश्रण और प्रावस्था, ये 3 चीजें पढ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे, जिसके अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आएंगे, और भौतिक रासायनिक परिवर्तन के साथ में हम अगला टॉपिक लेंगे मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। तो ये प्रक्रिया भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहां तक का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वापस इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।